परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। मैं विदुशेखर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुमेनिया 247 पर। लगातार पॉलिटी की क्लासेस हम लोगों की कंटिन्यू है। उसी सेशन में एक नया सीरीज में जोड़ने जा रहा हूं और वो है आपकी नागरिकता, सिटीजनशिप। जब आप सिटीजनशिप की बात करते हो तो नागरिकता होती क्या है? तो किसी भी देश में अगर कोई व्यक्ति निवास कर रहा है तो उसको कुछ संवैधानिक अधिकार दिए जाते हैं और वो संवैधानिक अधिकार पाने के लिए आवश्यक है कि वो उस देश का सिटीजन भी हो, उस देश का नागरिक भी हो। उसी पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि नागरिकता है क्या, कौन कौन से अनुच्छेदों पे चर्चा हुई है, कहाँ से कहाँ तक हम लोगों को नागरिकता समाप्ति कहाँ पर होती है, नागरिकता मिलती कैसे। इन्हीं सब चीज़ों पर आज का सेशन हमारा पूरा का पूरा डिपेंड होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नागरिकता की। नागरिकता यानी सिटीजनशिप। जब आप इसकी बात करते हो तो इसकी चर्चा जो हुई है वो हुई है भाग 2 में। और कहाँ से कहाँ तक? तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। ये क्वेश्चन आपका कहीं पे भी अगर आपसे पूछा जाए कि नागरिकता की चर्चा कहाँ से शुरू हुई है, तो नागरिकता की चर्चा हुई है अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 1 से 4 तक के अनुच्छेदों पर चर्चा पिछले सेशन में, पिछली क्लास में हो चुकी है। इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे 5 से लेकर के 11 तक। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नागरिकता की। तो यदि किसी भी देश की अगर आप बात करते हो, अगर कोई भी देश है तो उसकी भौगोलिक सीमा के भीतर, अगर हम इस इंडिया को ही ले लें, इस भारत को ही ले लें, तो इसकी भौगोलिक सीमा के भीतर 2 तरीके के लोग निवास करेंगे। एक तो वो होगा जो वहां का नागरिक होगा यानी सिटीजन होगा, और दूसरे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग यहाँ पर विदेशी होंगे यानी फॉरेनर होंगे, विदेश से आकर के यहाँ पर निवास कर रहे हो, चाहे वो निवास अल्पकाल के लिए हो, चाहे वो निवास दीर्घकाल के लिए हो, लेकिन उनको हम लोग नागरिक की श्रेणी में कंटिन्यू नहीं कर सकते। विदेशियों में भी जब आप बात करोगे तो 2 तरीके की विदेशी बात हो सकती है। एक होंगे हमारे ऐसे विदेशी जो हमारे मित्र देश से आते होंगे, और एक होंगे ऐसे विदेशी जो हमारे शत्रु देश से आते होंगे। दोनों को हमारे यहाँ पर आने का, भ्रमण करने का, तमाम चीज़ों का पूरा अधिकार है। मित्र देश और शत्रु देश दोनों तरीके के होंगे। बस अंतर क्या होगा कि इनको वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो एक मित्र को दी जाती हैं। शत्रु देश की अगर बात करेंगे तो इनके लिए हमारे यहाँ पर एक शब्द रखी गई कि इनकी गिरफ्तारी या इनको नज़रबंद भी किया जा सकता है आवश्यकता पड़ने पर। और ये चर्चा हुई कहाँ पर? तो अनुच्छेद 22 के अंदर। हम लोगों को आज डिस्कशन करना है इसके ऊपर। नागरिकता के बारे में मैंने बता दिया कि भाग 2 के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में चर्चा हुई है नागरिकता की। एक चीज दिमाग में रखिएगा कि नागरिकता में एक शब्द आता है एकल नागरिकता। यही भारत की विशेषता है कि भारत का नागरिक केवल भारत का नागरिक होगा, वो किन्हीं 2 देशों का नागरिक नहीं हो सकता। एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे यहाँ पर है। और ये एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट हमने लिया कहाँ से? ब्रिटेन से। यानी कभी पूछा जाएगा कि कॉन्सेप्ट एकल नागरिकता का कहाँ से उठाया गया, तो ब्रिटेन से उठाया गया एकल नागरिकता। दोहरी नागरिकता भी कई देशों में है कि आप हमारे नागरिक भी रहें, किसी दूसरे देश के भी नागरिक हों। अगर उसका भी एग्जाम्पल लिया जाए तो अमेरिका एक बेहतर एग्जाम्पल होगा कि जहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है कि एक साथ में 2 देशों का नागरिक आप बने रह सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे नागरिकता पे। जब आप देखोगे तो सबसे पहली चीज कि हमारे यहाँ के नागरिक को ऐसी क्या सुविधा है। तो अगर आप बात करेंगे हमारे यहाँ के नागरिक को ऐसी क्या सुविधा है, या सीधे हम कह दें कि हम बात कर रहे हैं विशेषाधिकार के। विशेषाधिकार यानी स्पेशल राइट्स ऑफ आवर सिटीजन, यानी भारत का जो नागरिक है उसके विशेषाधिकार क्या है। यानी कि ये वो अधिकार होंगे जो केवल भारत के नागरिक को प्राप्त होंगे, किसी विदेशी को ये प्राप्त अधिकार नहीं होंगे। तो अगर उनकी चर्चा किया जाए
तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर नाम आता है किसी भी तरीके का विभेद के विरुद्ध अधिकार, यानी भारत के किन्हीं भी दो नागरिकों के बीच में किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जा सकता, चाहे वो विभेद धर्म के आधार पर हो, चाहे वो विभेद मूल वंश के आधार पर हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो लिंग के आधार पर हो। किसी भी तरीके का विभेद का अधिकार, विभेद के विरुद्ध अधिकार भारत के नागरिक को है कि वो किसी भी तरीके का विभेद होने के विरुद्ध अपनी बात रख सकता है। और ये चर्चा हुई कहाँ पे? तो ये चर्चा हुई है अनुच्छेद 15 में। कि अनुच्छेद 15 में लिखा गया क्या कि धर्म, मूल वंश, जाति, इस तरीके के जितने भी जन्म स्थान, इन सब के आधार पर आपको विभेद के विरुद्ध बोलने का पूरा अधिकार है। ये चर्चा हुई अनुच्छेद 15 में। और मैं बोल क्या रहा हूँ कि ये नागरिकों का विशेषाधिकार है, यानी किसी भी विदेशी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है। केवल ये अधिकार किसको है? तो भारत के नागरिक को है। दूसरी बात अगर किया जाए कि और क्या अधिकार है, तो लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, यानी भारत के प्रत्येक नागरिक को एक अधिकार दिया जाए कि वो प्लानिंग्स को लेकर के बराबर का, यानी कि किसी को भी अगर मिलेगा तो किसी को भी किसी भी तरीके की सुविधा, चाहे वो सुविधा सरकारी हो, चाहे केंद्र सरकार की ओर से आ रही हो, चाहे राज्य सरकार से आ रही हो, उसके विषय में समता होगी। यानी कि किसी को भी स्पेशल राइट्स नहीं दिए जाएंगे और किसी को भी स्पेशल राइट्स छीने नहीं जाएंगे। और ये चर्चा हुई कहाँ पे? तो ये चर्चा हुई अनुच्छेद 16 के भीतर, अनुच्छेद 16 के भीतर। ये दो चीज फिर से याद दिला दे रहा हूं कि विभेद के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 में लिखा गया कि किसी भी आधार पर, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, चाहे मूल वंश के आधार पर हो, चाहे जाति के आधार पर हो, चाहे जन्म स्थान के विरुद्ध के आधार पर हो, उस तरीके का विभेद भारत के किसी भी नागरिक के साथ नहीं हो सकता। दूसरी चीज की लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, यानी सरकार द्वारा चली गई किसी भी योजना पर हर नागरिक का समान अधिकार होगा, समता का अधिकार होगा। ये चर्चा कही गई कहाँ पर? तो अनुच्छेद 16 में। उसके अलावा तीसरा नाम दिया गया स्वतंत्रता। इसकी भी चर्चा की गई कि स्वतंत्रता का अधिकार भी है। स्वतंत्रता का अधिकार किस मामले में? तो कई चीज़ों में हो सकता है, जैसे अभिव्यक्ति, ये भारत के नागरिक को एक अधिकार दिया गया अभिव्यक्ति की आज़ादी। दूसरी चीज़ हो सकती है कि वो संघ का निर्माण करे, वो कहीं भी संचरण कर सके, कहीं भी परिभ्रमण कर सके, घूम सके, भारत के किसी भी जगह पर जा सके। उसके अलावा आपका व्यवसाय कर सके। इन सब के लिए भारत के नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार दिया कि भारत का नागरिक स्वतंत्र है अभिव्यक्ति के लिए, भारत का नागरिक स्वतंत्र है संघ के निर्माण के लिए, संचरण के लिए, व्यवसाय के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, निवास के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वो है। और इसकी चर्चा हुई कहाँ पे? तो ये चर्चा हुई आपके अनुच्छेद 16 के भीतर, 19 के भीतर ये चर्चा हुई आपकी ऐसी। अगली जब चर्चा होगी कि और क्या विशेषाधिकार हैं, तो अगली चर्चा होती है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने संस्कृति को मानने, अपने संस्कृति को बढ़ावा देने या किसी प्रकार की शिक्षा लेने, यानी कि इसमें कोई भी विभेद नहीं होगा। हर संस्कृति को मानने वाले लोग हमारे पास उपलब्ध हैं, हर धर्म जाति को मानने वाले लोग हमारे पास उपलब्ध हैं, हर तरीके की शिक्षा ग्रहण करने वाले लोग हमारे पास उपलब्ध हैं। तो इस तरीके का अधिकार भी भारत के नागरिक को दिया गया। और ये कहाँ पर लिखा गया? तो ये लिखा गया आपका अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के भीतर। ये चीज़ लिखी गई अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के भीतर। अगला नाम दिया गया कि भारत का कोई भी वयस्क नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा है, वो किसी भी तरीके के मतदान में भाग ले सकता है। यह अधिकार किसी भी विदेशी नागरिक को नहीं दिया गया। तो मतदान का अधिकार भी है। उसके अलावा अगर अगली बात किया जाए तो मतदान देने का अधिकार है, तो साथ साथ चुनाव लड़ने का अधिकार भी होगा। ये अधिकार किसी भी विदेशी नागरिक को नहीं होगा। जब तक वो भारत का नागरिक नहीं है तब तक वो भारत में किसी भी चीज़ का चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके ऊपर भी चर्चा की गई
तो ये चुनाव लड़ने का अधिकार भी है। उसके अलावा अगली बात किया जाए तो सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति का अधिकार। सार्वजनिक पद अगर आपके सामने बोले जाएं तो सार्वजनिक पद यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, इसके अलावा आपका लीगल एडवाइजर, इस तरीके के जितने भी पद हैं जो सार्वजनिक हैं, अटॉर्नी जनरल, इन सब पदों पर, महान्यायवादी आदि के पदों पर किसी भी तरीके के विदेशी नागरिकों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। ये अधिकार जो हमारा आपके सामने रख दिए गए हैं, 6-7 जो स्पेशल राइट्स रखे गए हैं, ये केवल और केवल भारतीय नागरिक को ही इस तरीके का अधिकार दिया जाएगा। फिर से बोल दे रहा हूँ कि विभेद के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 के अंदर डिफाइन किया गया। किस तरीके का विभेद होगा, तो न तो लिंग के आधार पर किया जा सकता है, न तो जन्म स्थान के आधार पर किया जा सकता है, न तो जाति धर्म के आधार पर किया जा सकता है, न तो किसी भी तरीके का विभेद भारत के किसी भी नागरिक के साथ संभव नहीं है। लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, यह अनुच्छेद 16 में दिखाया गया कि जो लोक नियोजन है, लोक नियोजन का मतलब कि जो पब्लिक प्लानिंग जो चल रही है, जो जनता के लिए स्पेशल स्कीम्स लेकर के ले आ रही है कोई भी सरकार, उसके ऊपर समता का अधिकार होगा। यानी वो चलेगी तो वो चेहरा देख करके नहीं चलेगी। जिन भी लोगों को इसकी आवश्यकता महसूस होगी, जो भी लोग उसके अंदर योग्यता रखते होंगे, उन सभी लोगों को ये मिलेगी, हर नागरिक को मिलेगी। ये दिखाया गया किसमें, अनुच्छेद 16 के अंदर। स्वतंत्रता का अधिकार तो कहा गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे यहाँ भारतीय नागरिकों को दी गई, संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई, संचरण यानी परिभ्रमण, कहीं भी वो जा सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता दी गई, व्यवसाय की हुई, निवास की हुई कि भारत के किसी भी राज्य में जाकर के आप निवास कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। यह सब चीज़ें लिखी गई अनुच्छेद 19 के अंदर। संस्कृति और शिक्षा संबंधी यानी अपने संस्कृति को मानने, उसका सम्मान करने, उसका प्रचार करने या किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 के अंदर भारतीय नागरिकों को दिया गया। मतदान का अधिकार कि भारत का प्रत्येक नागरिक जो वयस्क होगा वो मतदान कर सकता है, और साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ने के योग्य होगा वो भारत का नागरिक होना उसकी पहली शर्त है कि वो भारत का नागरिक होगा, तभी भारत में किसी प्रकार का कोई चुनाव लड़ सकता है। सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति, तो जितने भी सार्वजनिक पद हैं वहाँ पर भारतीय नागरिक का होना आवश्यक है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, इस तरीके के जितने भी पद हैं जो सार्वजनिक पद हैं उन पर केवल और केवल भारतीय नागरिकों का ही आधिपत्य होगा। किसी भी विदेशी नागरिक को इस पद पर रहने की कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि क्या अंतर है विदेशी नागरिक और भारतीय नागरिक होने में, कि भारतीय नागरिकों को किस तरीके की स्वतंत्रता दी गई है। ये विशेषाधिकार, स्पेशल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिए। अब आगे चलते हैं कि भारत में नागरिकता कैसे हो सकती है, कि भारत का जो नागरिक है वो कैसे नागरिक माना जाएगा। तो अगर उस पर बात किया जाए तो कई तरीके से हमारे यहाँ पर चर्चा उठी। आते हैं, जिन भी लोगों को ये सेशन समझ में आ रहा होगा, जिन भी लोगों को इस सेशन का फ़ायदा मिल रहा होगा, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचाने में आप हमारे सहयोगी बनिए। 1 भी रुपए की फीस आपसे नहीं ली जा रही है, केवल इसलिए कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें, आप हमारी बातों को ज़्यादातर पहुंचाने का माध्यम बन सके, ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बन सके। उम्मीद करता हूं कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं और जिनको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, वो सारे लोग हमारे चैनल को प्रमोट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँचेगी। आते हैं अपने पॉइंट पर फिर से। हमारा पॉइंट क्या है, तो नागरिकता, कि नागरिकता किस किस तरीके से हमारे यहाँ पर नागरिकता अर्जित की जा सकती है, कि नागरिक किसको कहा जाए। इन सब चीज़ों पर अगर चर्चा किया जाए तो कई तरीका हो सकता है। अगर आया जाए इन चीज़ों पर तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ कि एक ऐसा भी नागरिक हो सकता है कि जो जन्म से भारत का नागरिक हो। पहली चीज़ कि जन्म से भारत का नागरिक हो। दूसरी चीज़ जो हमारे यहाँ पर डिफाइन की गई, वो डिफाइन की गई वंश परंपरा। तीसरी चीज़ कि या तो फिर वो पंजीकरण करा ले। चौथी चीज़ उसका देशीयकरण हो जाए। दोनों सब में मैं अभी अंतर डिफाइन करूंगा, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि ये सब क्या है। और चौथी चीज़ भूमि अर्जन। ये हमारे पास 5
तरीके हैं जिस तरीके से आप भारत के नागरिक हैं या बन सकते हैं। सबसे पहली चीज जन्म से। तो जन्म से के केस में क्या कहा गया कि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 यानी उस तिथि की बात हो रही है जिस दिन से संविधान लागू किया हो, या उसके पश्चात यानी किसी भी समय। सीधे हम कह दें कि जन्म से का मतलब क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो, भारत में पैदा हुआ हो, भारत में जन्म लिया हो वो। या ऐसा भी हो सकता है कि वो भारत में जन्म न लिया हो। तो भारत में अगर जन्म नहीं लिया हो तो ये ध्यान देना है कि जब उसका जन्म हुआ हो, जन्म के समय माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। यानी दो स्थितियां बनी कि आप भारत के नागरिक हो सकते हो। कब कब? तो पहली स्थिति बनी कि आपका भारत में जन्म हुआ हो, चाहे 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात हुआ हो। अगर आप भारत में जन्म लिए हैं तो सीधा सा मतलब है कि आप भारतीय नागरिक हैं। दूसरी चीज, आप कभी भी जन्म लिए हो, लेकिन यह भी ध्यान देना है कि जन्म के समय आपके माता या पिता में से कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए। कोई एक भी अगर भारतीय नागरिक होगा तो उस कंडीशन में आप भी भारतीय नागरिक माने जाएंगे, यानी उसी क्षण आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। दूसरी कंडीशन वंश परंपरा। तो जब वंश परंपरा की बात करेंगे तो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद में भारत से बाहर पैदा हुए हों, यानी आप भारत से बाहर पैदा हुए हों पर माता पिता में से कोई एक व्यक्ति नागरिक होना चाहिए। यानी भारत से बाहर जन्म किंतु माता पिता में से कोई भारतीय नागरिक हो। ये दूसरी कंडीशन। यानी ये जो शब्द हमने यूज किया वंश परंपरा, कि आपके वंश का यानी कि आपके माता या पिता में से कोई भारतीय नागरिक हो। यहाँ तो हमने कह दिया कि भारत में जन्म लिए हो, ये तो पहली शर्त है, कोई डाउट ही नहीं है वहां पर। दूसरी शर्त क्या है कि आप भारत से बाहर भी जन्म ले, कोई तकलीफ नहीं है। भारत से बाहर अगर आप जन्म ले रहे हैं तो ये ध्यान देना है कि माता या पिता में से कोई जो है वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। तीसरी कंडीशन पंजीकरण की, कि पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी आप विदेशी नागरिक से, आप सुनते होंगे कि भारत में कोई भी विदेशी नागरिक आया, उसने भारत की नागरिकता ग्रहण की। ग्रहण कैसे किया होगा? तो उसने रजिस्ट्रेशन कराया होगा, उसने पंजीकरण कराया होगा, यह शर्त रही होगी। अब ये शर्त क्या थी अगर इस पे बात किया जाए तो कहा गया कि आवेदन की तिथि, पंजीकरण के लिए जब आप आवेदन कर रहे हैं तो आवेदन से 5 वर्ष पूर्व से भारत में निवास। ये पहले 6 माह की थी लेकिन इसको मेंटेन कर दिया गया, बदल दिया गया और कह दिया गया कि 5 वर्ष। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भारत में रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो उसके लिए वो भारत में कितने दिनों से निवास कर रहा हो। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा कि आवेदन की तिथि जो होगी उसके 5 वर्ष पूर्व से वो भारत में निवास कर रहा हो, ये सबसे पहली चीज हो। दूसरी चीज, वह भारत में जन्मा हो और बाहर रह रहा हो। यह भी एक शर्त हो सकती है कि वो भारत में जन्म लिया हो लेकिन ज़्यादातर समय से वो बाहर रह रहा हो, क्योंकि आपके यहाँ बताया गया कि नागरिकता खत्म हो जाती है। तो अगर ऐसी भी स्थिति है कि भारत में आपका जन्म हुआ हो लेकिन आप विदेशी नागरिक बन चुके हो तो उस कंडीशन में भी आपको आवेदन करने का अधिकार है कि आप कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन, विदेशी महिला किसी भारतीय पुरुष से विवाह की हो। यानी एक ऐसी विदेशी महिला भी भारत की नागरिक हो सकती है या पंजीकरण कर सकती है जो विदेशी तो हो लेकिन उसने शादी की हो किसने, तो भारतीय नागरिक से, भारतीय पुरुष से शादी की हो। दूसरी चीज, भारतीय नागरिकों के अवयस्क बच्चे
जो विदेश में रह रहे हो या किसी भी कारण से उनको नागरिक ना माना जा रहा हो तो वो भी पंजीकरण कर सकते हैं, भारतीय नागरिकों के अवयस्क बच्चे। उसके अलावा राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक जो भारत में रह रहे हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, ये भी एक शर्त हो सकती है। ये पंजीकरण का मामला है। तो पंजीकरण कहाँ कहाँ कौन कौन कर सकता है, अगर इस पे अगर आप बात करोगे तो आवेदन से 5 वर्ष पूर्व से भारत में निवास कर रहा हो, यानी वही आदमी पंजीकरण के थ्रू भारत का नागरिक बन सकता है, रजिस्ट्रेशन के थ्रू भारत का नागरिक बन सकता है, जो आवेदन से 5 वर्ष पूर्व भारत आया हो या भारत में निवास कर रहा हो। भारत में जन्मा हो और बाहर रह रहा हो वो भी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकता है, फॉर्म अप्लाई कर सकता है। विदेशी महिला अगर किसी भारतीय पुरुष से शादी कर ले तो वही पंजीकरण करा सकती है, नागरिक बनने की इच्छा जाहिर कर सकती है। भारतीय नागरिकों के अवयस्क बच्चे यानी कि जितने भी माइनर चिल्ड्रंस हैं उनकी अगर बात किया जाए तो उनकी भी बात होगी। राष्ट्रमंडल देश का नागरिक, राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ कंट्रीज जितने भी हैं उनका कोई नागरिक हो जो भारत में लंबे समय से रह रहा हो या फिर भारत में भारत सरकार के नौकरी कर रहा हो, तो ये सारे लोग जो हैं वो पंजीकरण के थ्रू आ सकते हैं। एक शब्द देशीयकरण भी हो सकता है कि देशीयकरण क्या है, कि ऐसी भी स्थिति बन सकती है। तो देशीयकरण का मतलब क्या है कि कोई भी विदेशी नागरिक यानी कोई विदेशी नागरिक हो, कि कोई भी विदेशी नागरिक हो जो 10 वर्ष से भारत में रह रहा हो, वो देशीकरण करा सकता है, यानी देशीकरण के थ्रू वो भारत का नागरिक बन सकता है, रजिस्टर्ड हो सकता है। अंतर समझिएगा, पंजीकरण के लिए जो टाइमिंग दी गई वो दी गई कितनी, 5 वर्ष, लेकिन देशीकरण के लिए टाइमिंग दी गई कितनी, तो 10 वर्ष। तो पंजीकरण के लिए 5 वर्ष और देशीकरण के लिए 10 वर्ष। भूमि अर्जन का मतलब समझिए कि हमने यदि किसी भी देश के ऊपर अगर हमने भूभाग को अर्जित किया है, कि किसी भी देश पे पिछली क्लास में डिस्कशन हम लोगों ने किया था कि उपहार स्वरूप हम ले सकते हैं, हम किसी व्यावसायिक रूप से भी अधिग्रहण कर सकते हैं। ये पिछली क्लास में अगर आपने अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में जब चर्चा पढ़ी होगी तो उसको आप जरूर देखे होंगे। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो अगर भारत किसी भी देश को अर्जित करता है तो उस कंडीशन में अर्जित भूभाग का प्रत्येक नागरिक भारत का नागरिक होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि अगर भारत किसी भी देश पर किसी भी तरीके से अगर अपना अधिकार क्षेत्र बनाता है, अधिकार कर लेता है, तो उस कंडीशन में उस देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक जो है वो भी भारत का नागरिक ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। फिर से एक बार डिस्कशन कर लिया जाएगा इनके ऊपर कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर रखी गई हैं। तो आप देख रहे हो क्या क्या, तो सबसे पहले जन्म से, कि कोई भी व्यक्ति यदि भारत में जन्मा हो, कभी भी जन्मा हो, तो भारत का बच्चा होगा, भारत का नागरिक होगा। जन्म के समय माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो। दूसरी चीज, ये तो जन्म से हो गई। वंश परंपरा की, अगर आप भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर आपका जन्म नहीं भी हुआ है तो उस कंडीशन में भारत से बाहर भी अगर आप जन्म ले रहे हैं तो आपके माता या पिता में से यदि कोई भारतीय नागरिक होगा तो उस कंडीशन में आप भी भारतीय नागरिक माने जाओगे। अगली कंडीशन की हम पंजीकरण, इसमें थोड़ा शर्तें हैं, कौन कौन पंजीकरण करा सकता है, कौन कौन रजिस्ट्रेशन करा सकता है, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, पंजीकरण और देशीकरण से क्वेश्चन बनते हैं। कहा गया कि आवेदन जब आप कर रहे हो तो आप उस समय से 5 वर्ष पूर्व भारत में निवास कर रहे हो, भारत में जन्मे हैं लेकिन भारत रह रहे हो, वो भी पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। विदेशी महिला किसी भारतीय पुरुष से विवाह कर ले वो भी पंजीकरण कर सकती है। भारतीय नागरिकों के अवयस्क बच्चे जो हैं वो भी पंजीकरण करा सकते हैं। राष्ट्रमंडल देशों का कोई नागरिक हो जो भारत में निवास कर रहा हो या भारत में भारत सरकार के अधीन नौकरी कर रहा हो वो भी इसके अंदर पंजीकरण करा सकता है। देशीयकरण में कहा गया कि यदि आपकी रहने की अवधि 10 वर्ष या उससे ज़्यादा हो जाएगी तो देशीकरण के माध्यम से आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। और भूमि अर्जन के केस में कहा गया कि अगर भारत किसी भी भौगोलिक सीमा को अर्जित करता है तो उस भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाला प्रत्येक नागरिक भारत का नागरिक स्वतः हो जाएगा।
तो ये आपके कंडीशन है नागरिकता की। अब हम लोग बात किया जाए कि क्या हमारे पास ऐसी भी क्षमता है क्या कि जहाँ पर हम नागरिकता को समाप्त कर सकते हैं। तो जब नागरिकता समाप्ति की यदि बात आती है, नागरिकता समाप्ति की अगर बात आती है, तो उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है। तो अगर आप बात करते हो नागरिकता की समाप्ति पर आते हैं, या आगे बात करते हैं नागरिकता का अंत, कि नागरिकता क्या खत्म भी हो सकती है। तो खत्म हो सकती है, उसके पीछे 3 कारण बन सकते हैं। 3 कारण कौन कौन से? तो सबसे पहले तो हमने कहा कि हमारे यहाँ पर एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, कि हमारे यहाँ पर एक समय में केवल और केवल आप भारत के ही नागरिक हो सकते हैं। यदि किसी विदेशी या किसी दूसरे देश की नागरिकता अगर आप ग्रहण करते हैं तो तुरंत आपकी नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगी। पहली शर्त तो यही है कि यदि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, पहली शर्त तो यही हो गई कि भारत का कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी कंडीशन में दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसी क्षण उस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है। पहली शर्त तो यही हो गई। दूसरी बात किया जाए कि वह व्यक्ति खुद ही नागरिकता का परित्याग कर दे, यानी नागरिकता का परित्याग करने पर। एक कारण यह भी हो सकता है, या तो आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लीजिए, तुरंत आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। दूसरी कंडीशन कि अगर आप नागरिकता का परित्याग करते हैं तो भी आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। और तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है वो क्या है, तो सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर, कि सरकार खुद ही आपको नागरिकता आपकी समाप्त कर दे, कड़ा आपके ऊपर निर्णय लिया जाए और आपकी नागरिकता का अंत कर दिया जाए। क्यों अंत करेगी सरकार? किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता का सरकार क्यों अंत करेगी? तो अगर इसके पीछे अगर हम बात करें कारण की, कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, तो कारण के पीछे अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज तो संविधान के प्रति अनिष्ठा, यानी आप भारतीय संविधान को मानने से मना कर दो कि या भारतीय संविधान का आप अनादर करना शुरू कर दो, और ये बात इतनी ज़्यादा ऊंची चली जाए तो हो सकता है कि एक ऐसी स्थिति बने कि आपकी नागरिकता का अंत हो जाए। दूसरी कंडीशन हो सकती है युद्ध काल में शत्रु की सहायता। ये कैसी भी कंडीशन बन सकती है कि अगर किसी भी देश के साथ भारत का युद्ध छिड़ा हुआ हो और उसी समय कोई व्यक्ति उठे और दूसरे देश की जिसकी मदद करने लगे, जो हमारे ऊपर आक्रमण किया उसी की मदद करना शुरू कर दे, तो भी देशद्रोह की संज्ञा दे दी गई। तो कहा गया कि युद्ध काल में शत्रु की सहायता भी हो सकती है। तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपकी जो नागरिकता है वो गलत तरीके से आपने प्राप्त की हो, यानी गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर जैसे ही सरकार को पता चलेगा कि आपने नागरिकता प्राप्त करते समय कोई गलत जानकारी छुपाई है, रजिस्ट्रेशन करते समय आपने झूठ बोला है, तो उस स्थिति में भी आपकी नागरिकता जो है वो समाप्त की जा सकती है। अगली कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपकी नागरिकता दी गई हो, यानी नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा, ये कंडीशन बनती है कि अगर आपको नागरिकता दी गई हो और उसके 5 वर्ष के भीतर ही आप किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा सुना दी जाती है, तो ये भी एक कारण बनता है आपका नागरिकता समाप्त होने का। और एक कारण और भी हो सकता है, लगातार 7 वर्ष तक बाहर रहने पर,
कि आप पिछले 7 वर्षों तक भारत में कभी ना लौटे हों, लगातार बाहर रह रहे हों, तो उस कंडीशन में भी आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। फिर से बोल रहा हूँ, नागरिकता का अंत 3 तरीके से हो सकता है। पहला, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करेंगे तो एकल नागरिकता के कारण हमारे ऊपर वो तलवार लटकी हुई है कि जैसे ही किसी दूसरे देश की नागरिकता आप ग्रहण करते हो, आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। नागरिकता का परित्याग आप स्वतः कर दें, खुद से ही कर दें। और तीसरी कंडीशन कि सरकार आपको नागरिकता से वंचित कर दे, कि सरकार आपकी नागरिकता छीन ले आपसे, सीधा सा शब्द है, छीन ले आपसे। क्यों छीनेगी? तो कारण हो सकता है कि आपकी संविधान के प्रति अनिष्ठा है, युद्ध काल में आप शत्रु की सहायता कर रहे थे, गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त किए थे, जानकारियां आपने छुपाई थी, नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर कोई और देश आपको 2 वर्ष की सजा दे दे, ये भी एक कारण हो सकता है, या लगातार 7 वर्ष तक आप बाहर रहे हो। तो ये सारे कारण जो हैं ये आपकी नागरिकता का अंत करा सकते हैं। तो ये नागरिकता के अंत की थ्योरी है कि नागरिकता का अंत किस प्रकार से हो सकता है। 2-3 चीज़ें हम लोगों ने बड़े आराम से डिस्कशन की कि नागरिकता होती क्या है, नागरिकों के विशेषाधिकार क्या हैं जो विदेशी नागरिक को नहीं प्राप्त हैं, नागरिकता किस प्रकार से मिलती है और नागरिकता किस प्रकार से छीन ली जाती है, नागरिकता का अंत किस प्रकार से हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कशन कर ली। अब जो इम्पोर्टेंट सेशन हमारा है वो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इन पे अगर बात किया जाए तो एक एक लाइन में सबको डिफाइन करूंगा कि क्या है। तो अगर नागरिकता के अनुच्छेदों की अगर बात किया जाए तो एक एक अनुच्छेद हमने बता दिया कि नागरिकता जो शब्द निकला है उसके लिए जो अनुच्छेद डिफाइन किए गए हैं वो अनुच्छेद आपके संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक चर्चा है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर दें अनुच्छेद 5 के बारे में कि अनुच्छेद 5 के अंदर क्या लिखा गया। तो अनुच्छेद 5 के अंदर आप जाओगे तो कहा गया कि भारत का नागरिक होगा, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका भारत में अधिवास हो, अधिवास यानी डोमिसाइल हो, जिसका भारत में अधिवास हो, या माता पिता कोई भारत में जन्मा हो, या कम से कम 5 वर्ष भारत में रहा हो। यानी अनुच्छेद 5 के अंदर क्या लिखा गया? तो पहला लिखा गया कि भारत में अधिवास हो, यानी वो डोमिसाइल उसकी कहाँ की हो, भारत की हो। दूसरा कि माता या पिता में कोई एक भारतीय हो। और तीसरा कहा गया कि 5 वर्ष भारत में रहा हो। ये स्थिति बनाई गई किसमें? अनुच्छेद 5 के भीतर। यानी अनुच्छेद 5 जो है वो भारत की नागरिकता को डिफाइन करने का तरीका था कि भारत की नागरिकता को किस तरीके से डिफाइन किया जाए। ये लिखा गया कि भारत में अधिवास करता हो, डोमिसाइल उसकी इंडिया की हो। दूसरा कहा गया कि उसके माता या पिता में से कोई भी एक जो है वो भारतीय हो। तीसरा कहा गया कि 5 वर्ष से वो भारत में रह रहा हो। दूसरा जो नाम आएगा आपका वो है आपका अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 के बारे में जब आप डिस्कशन करोगे तो अनुच्छेद 6 में कहा गया, यहाँ पर डिस्कशन किया गया पाकिस्तान से आए हुए लोगों के बारे में कि ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो वो भारत का नागरिक कब समझा जाएगा। तो भारत का नागरिक समझाने के लिए 2 ही कंडीशन बताई गई कि उसके माता पिता, उसके दादा दादी, उसके नाना नानी, कोई किसी का भी जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। पहली कंडीशन लिख देता हूं यहाँ पे, भारत में आए पाकिस्तानी को नागरिकता पे चर्चा हुई है इसमें। और कहा क्या गया कि माता पिता, दादा दादी या नाना नानी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। यानी उसी व्यक्ति, पाकिस्तान से आए हुए उसी व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा जिसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी किसी का भी जन्म भारत में उस समय हुआ हो जब वह विभाजित नहीं हुआ था। और दूसरी चीज कब मानी जाएगी? तो कहा गया कि 19 जुलाई, ये डेट रखी गई कि 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत आया हो। यानी विभाजन के बाद भी वो कब तक आ गया हो? तो 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत आया हो
और बाद में संविधान में लागू, यहाँ पे ये भी लिख लीजिएगा, पंजीकरण कराया हो, यानी सबको नहीं माना जाएगा, उसी को माना जाएगा जो पंजीकरण भी नियम के तहत कराया हो। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये चीज़ लिखी गई है अनुच्छेद 6 के भीतर। अनुच्छेद 7 में जब आप आओगे तो अनुच्छेद 7 में कहा गया कि 1 मार्च 1947 को जो लोग पाकिस्तान चले गए थे, कोई दिक्कत नहीं है कि 1 मार्च 1947 को जो लोग पाकिस्तान चले गए थे वो भारत के नागरिक नहीं होंगे, लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले वापस आ गए वो भारत के नागरिक होंगे। यानी अनुच्छेद नंबर 7 भी जो है ये पाकिस्तानी नागरिकों के बारे में कहा गया कि 1 मार्च 1947 को पाकिस्तान गए भारत के नागरिक नहीं होंगे, लेकिन 19 जुलाई 1948 से पूर्व आए हुए भारत के नागरिक होंगे। ये दोनों जो हैं ये आपके डिफाइन किए गए पाकिस्तान को लेकर के कि 1 मार्च 1947 को पाकिस्तान जो चले गए वो भारत के नागरिक नहीं होंगे, लेकिन 19 जुलाई 1948 के पूर्व आए हुए जो लोग हैं वो भारत के नागरिक होंगे। ये चीज़ लिखी गई किसमें? तो अनुच्छेद 7 के भीतर। फिर जब आप अनुच्छेद 8 में आओगे तो कहा गया कि जो अनुच्छेद 8 लिख देता हूँ, तो अनुच्छेद 8 के भीतर क्या लिखा गया? तो अनुच्छेद 8 के भीतर लिखा गया कि ऐसे व्यक्ति जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंदर भारत के नागरिक थे वो भारत के नागरिक रहेंगे। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंदर भारतीय नागरिक रहेंगे। ये चर्चा हुई किसमें? तो अनुच्छेद 8 के भीतर। कि अनुच्छेद 8 के भीतर कहा गया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के भीतर जो भारत के नागरिक थे वो भारत के नागरिक रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कहा गया कि अनुच्छेद 9 में, तो यहीं पर बात की गई नागरिकता के अंत की, कि अनुच्छेद 9 में चर्चा की गई एकल नागरिकता की। एकल नागरिकता यानी कि एक ऐसा अनुच्छेद है जहां पर नागरिकता के अंत की बात की गई। कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति हमारे देश की नागरिकता ले ले, दूसरे देश की नागरिकता ले ले, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यानी दोहरी नागरिकता को बैन करने वाला यह अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 9। यानी अनुच्छेद 9 में कहा गया कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक है वो यदि किसी भी क्षण दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी नागरिकता भारत वाली जो है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। 10 में कहा गया कि वह व्यक्ति, अनुच्छेद 10 पे भी आते हैं, तो अनुच्छेद 10 में कहा गया कि ऊपर के जितने भी हैं सभी प्रावधानों को जो मान रहा है वो सब में आ रहा है, तो उसके अंदर सीधे कह दिया गया कि यदि कोई व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जो पूर्व के सभी प्रावधानों को नागरिक है, जो संविधान द्वारा तैयार है, तो वो नागरिक होगा। यानी यहाँ पे लिख देता हूँ कि सभी प्रावधान को मानने वाला भारतीय नागरिक होगा। यानी वही व्यक्ति होगा जो सारे प्रावधानों के अंदर किसी एक में आता हो, चाहे वो ऐसे आता हो, चाहे 6 से आता हो, चाहे 7 से आता हो, चाहे 8 से आता हो, चाहे 9 से आता हो, चाहे 10 से आता हो, ये सारी चीज़ें। और अनुच्छेद 11 जो सबसे अंतिम अनुच्छेद माना जाता है नागरिकता का, तो अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया कि नागरिकता के विषय में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को होगा। यानी नागरिकता संबंधी कानून का अधिकार संसद को होगा। ये लाइन लिख दी गई सबसे लास्ट अनुच्छेद में। तो ये हमारे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ सारे अनुच्छेद को, कोई कंफ्यूजन न रह जाए। तो अनुच्छेद 5 में कहा गया कि वह व्यक्ति जो भारत में अधिवास करता हो या उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो या 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो, वो भारत का नागरिक होगा। यानी भारत की नागरिकता की चर्चा हुई कहाँ? अनुच्छेद 5 में।
जो डेफिनेशन पहले ही बात की। अनुच्छेद 6 में कहाँ बात किया गया, तो पाकिस्तान की बात की गई कि भारत में आए पाकिस्तानी नागरिक को नागरिकता कब मिलेगी, तो उस वंश परंपरा के आधार पर, यानी माता पिता, दादा दादी या नाना नानी किसी का भी जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, तभी वो पंजीकरण करा के भारत का नागरिक हो सकता है। 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत वापस लौट आया हो, तभी उसको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। ये तो हो गई अनुच्छेद 6 की बात। 7 में कहा गया कि जो लोग 1 मार्च 1947 को पाकिस्तान चले गए वो भारत के नागरिक नहीं होंगे, लेकिन जो 1 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए होंगे वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। अनुच्छेद 8 में कहा गया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंदर जितने भी लोग भारतीय माने गए थे वो सारे लोग भारतीय होंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। अनुच्छेद 9 में एकल नागरिकता है कि यदि कोई भारतीय नागरिक किसी देश की नागरिकता जिस क्षण ग्रहण करता है, स्वतः उसकी नागरिकता जो है भारत की समाप्त हो जाएगी, ये लिखा गया अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 10 में कहा गया कि उपरोक्त सभी प्रावधानों को मानने वाला व्यक्ति ही भारतीय नागरिक होगा, उसके अलावा कोई अगला नियम कानून उसके लिए नहीं बनेगा। और अनुच्छेद 11 में संसद को अधिकार दिया गया कि नागरिकता संबंधी कोई भी कानून है तो उसको निर्माण करने का, उसको बनाने, बिगाड़ने, संशोधन करने का कोई भी अधिकार होगा तो केवल और केवल एक अधिकारी है और वो है संसद। संसद के अलावा कोई नहीं है जो नागरिकता संबंधी कानूनों में सुधार कर सके। तो आज हम लोगों ने नागरिकता के ऊपर पूरा का पूरा सेशन, शानदार सेशन, आपको उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। तो पूरा का पूरा सेशन हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा, समझा। अब इसको आप एक बार रिवाइज करिएगा, एक बार वीडियोस को देखिएगा, रिवाइज करिएगा, आपकी सिटीजनशिप पे कमांड बड़ी अच्छी हो जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जितने भी एग्जामिनेशन हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं, उसमें आपको इससे मदद मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके टीचर के तौर पे मैं आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, खूब मेहनत करें। मेहनत से ही एक समय ऐसा आएगा कि आपको सफलता मिलेगी। इसी संभावनाओं के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ और बधाई के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा साथ देते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।